दोस्तों नमस्कार। इंडिया डेट इज भारत। संविधान के अनुच्छेद 1 में यही वो शब्द है जो लिखा गया है, इंडिया डेट इज भारत। यानी इस देश को आप इंडिया के नाम से जानिए, भारत के नाम से जानिए। लेकिन इस भारत के भीतर भी कई भारत बसते हैं। इसका जिक्र बार बार राजनीतिक तौर पर और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर कई बार उठाया गया है। एक तरफ इंडिया को रखा गया, दूसरी तरफ भारत को रखा गया और बताया गया कि किस तरीके से भारत में गरीबी है, मुफलिसी है, ग्रामीण भारत किन परिस्थितियों में जीता है, और दूसरी तरफ इंडिया है जो चकाचौंध में खोया हुआ है, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, जिसके लिए सरकार भी हर खजाना खोल देती है, हर तरीके की रियायत दे देती है। तो इंडिया और भारत इस देश के भीतर की परिस्थितियों में राजनीतिक तौर पर भी एक मोटी लकीर के साथ जीता रहा है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। लेकिन बावजूद इसके आज जब राष्ट्रपति भवन से जरिए एक निमंत्रण पत्र इस नाम से निकला कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, उसके बाद राजनीतिक भूचाल देश के भीतर आ गया और कहा गया कि अब इंडिया शब्द से सरकार को कहीं ना कहीं मुश्किल आने लगी है, क्योंकि विपक्ष इस दौर में एकजुट हुआ है इंडिया नाम को लेकर। और इंडिया तो एक शब्द अपने आप में ब्रांड है, और उस ब्रांड की ताकत देश के भीतर और बाहर कितनी है यह कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन उस ब्रांड का लाभ विपक्ष को मिल जाए, राजनीतिक तौर पर मिल जाए, क्योंकि इस दौर में तमाम क्षत्रप एकजुट हुए। जिसकी जितनी ताकत थी उसको, अहंकार को छोड़कर सभी एकजुट हुए और नाम इंडिया रखा गया। और माना यही गया कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर ही इंडिया शब्द इजाद किया विपक्ष ने। तो 2024 के मद्देनजर ही क्या इंडिया को हटाकर सिर्फ भारत शब्द के साथ अब संविधान भी जीने को तैयार है, यह देश भी मानने को तैयार है? क्योंकि अटकलें कई हैं। माना जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया क्योंकि संविधान में संशोधन होना है। और भी कई अटकलें हो सकती हैं, लेकिन जब नाम रखा गया भारत और इंडिया डेट इज भारत कहा गया, तो उस दौर में अगर संविधान सभा के भीतर चले जाइएगा, उस दौर में जो चर्चा हुई और मौजूदा वक्त में इंडिया को लेकर या भारत को लेकर जो सियासी लकीरें खिंचती हैं, और इस देश के भीतर की हकीकत इंडिया की क्या है और भारत की क्या है, अगर हर पन्ने को आज सुनना और समझना चाहते हैं तो खामोशी से एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान से देश चलता है। भारत की संप्रभुता की पहचान संविधान के जरिए है, रूल ऑफ लॉ संविधान के जरिए है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए है। इस देश में हर राजनीतिक दल सत्ता में आने के साथ ही संविधान की शपथ लेता है। लेकिन जब जिक्र किया गया इस बात को लेकर और खुले तौर पर संविधान की शपथ लेने वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया इंडिया गुलामी का प्रतीक है, अब तो हम रिपब्लिक ऑफ भारत कहेंगे। और इस बात का जिक्र होते होते यहां तक चला गया कि जैसे इंडिया शब्द से इस दौर में सत्ता को घृणा हो गई है। तो क्या वाकई एक एक पन्ने आज एक एक करके खोले जाएं? क्योंकि जब संविधान सभा बैठी थी तो उस वक्त 4 दिनों तक चर्चा इसी बात को लेकर हुई थी, नाम क्या होना चाहिए। और 3-4 नाम जो उस समय निकल कर आए थे, उसमें एक नाम भारत था, दूसरा नाम भारतवर्ष था, तीसरा नाम हिंदुस्तान था और चौथा नाम इंडिया था। और संयोग देखिए, 1948 के नवंबर के महीने में 2 दिनों तक चर्चा होती है और उसके बाद 1949 में भी 2 दिनों तक चर्चा होती है। और संयोग से 18 सितंबर 1949 को इस पर मुहर लगती है कि अब नाम इंडिया रखा जाएगा, क्योंकि जो आखिरी दिन बहस हो रही थी उसमें सेठ गोविंदास थे, उसमें कमलापति त्रिपाठी थे, उसमें श्री राम सहाय थे, उसमें हरगोविंद पंत थे, उसमें हरि विष्णु कामत थे, जिन्होंने इंडिया नाम दिया था। और उसके बाद जब बाबा साहब अंबेडकर ने जिक्र किया इंडिया नाम का, तो उन्होंने चंद लाइनों में बहुत चीजों का जिक्र कर दिया कि इंडिया नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है, और यह नाम भारत के विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है।
क्योंकि दक्षिण भारत से लगातार विरोध भारत नाम को लेकर हो रहा था और उत्तर भारत में भारत शब्द था, वहां से इंडिया भी हो रहा था। ये तमाम बहस चलती चली गई, लेकिन 18 सितंबर हमने इसलिए किया क्योंकि संयोग से 1949 का 18 सितंबर और अब 2023 का 18 सितंबर जब विशेष सत्र होगा, उस दिन क्या होगा अभी कोई नहीं जानता है। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी मौजूदा परिस्थिति में दो तीन बातों को और समझ लीजिए। जब नाम संविधान के हिसाब से इंडिया और भारत किया गया तो बावजूद इसके संविधान की शपथ लेने वालों के जहन में भारत शब्द आई है तो ठीक है, लेकिन एक झटके में इंडिया शब्द को खारिज करने की परिस्थिति में आकर इस देश के नेता अगर खड़े हो जाएं तो इस देश के भीतर में उस भारत की क्या स्थिति है जिस भारत की पहचान गरीबी, मुफलिसी, जिंदगी जीने की 2 जून की रोटी मुहैया ना करा पाने की स्थिति को वह लगातार जी रहा हो और वही इस देश के भीतर सत्ता को बनाने और बिगाड़ने के बहुमत को लेकर साथ चलता हो। हमें लगता है इस पन्ने को भी आज खुलना चाहिए, क्योंकि इस देश के भीतर में बार बार जब जिक्र इंडिया का होता है तो किसका जिक्र होता है? कॉरपोरेट का जिक्र होता है, इंडस्ट्रियलिस्टों का जिक्र होता है, जो शेयर बाजार में वारे न्यारे कहते हैं उनका जिक्र होता है। एक शब्द में कहें तो रईसों का जिक्र इंडिया के जरिए होता है और भारत का जिक्र ग्रामीण भारत का जिक्र होता है। जो मजदूर है, जो किसान है, जो आदिवासी है, जो तमाम परिस्थितियों को जूझती हुई महिलाएं जो दिहाड़ी मजदूरी की दिशा में जाती है, उनकी पूरी कतार है, उनकी पूरी तादाद है। इस देश के भीतर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा के क्षेत्र का या हेल्थ के सेक्टर का या पीने के स्वच्छ पानी तक को लेकर या किसान को सिंचाई ना मिल पाने की स्थितियों को लेकर कौन सा शब्द जीता है? वो भारत शब्द है। और मौजूदा वक्त का सच ये है कि भारत के भीतर जितना संकट महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर समाया हुआ है और खास तौर से नोटबंदी के बाद जो असंगठित क्षेत्र था, वो जो तबाह हुआ है, उसकी भरपाई आज तक हो नहीं पाई है। और इसीलिए भारत के भीतर की जो अंगड़ाई है, उसी ने इस देश के विपक्ष को मजबूर किया कि आप सभी को एक साथ आना होगा, अन्यथा कोई अपनी ताकत को त्याग कर, अपने राज्य की राजनीति को छोड़कर अपने विरोधी राजनीतिक दल से गलबैयां डाल ले और हाथ से हाथ मिला ले, ऐसा होता नहीं है। इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने और मौजूदा मोदी सत्ता की रहनुमाई में जो इस देश की परिस्थितियां हैं, उसको लेकर पहली बार सवाल खड़ा हुआ है। हम दरअसल पन्ने दर पन्ने खोलें उससे पहले 2-3 बातों को साफ तौर पर समझना होगा। इस दौर का सबसे बड़ा सच यह है कि जो इंडिया के भीतर का सच है, इस देश में 100 रईसों की कुल संपत्ति 27,52,000 करोड़ की है। सिर्फ 10 लोगों की संपत्ति, अगर 100 लोगों की संपत्ति कहिएगा तो दुगनी हो जाएगी। 54 लाख करोड़ की संपत्ति सिर्फ 100 लोगों की है। यानी सच यह है कि इस देश के टॉप पर रहने वाले 10% लोग 72% वेल्थ को जीते हैं। जो भारत की जो पूरी संपन्नता है उसमें से 72% हिस्सा इन्हीं के पास जाता है। 10% के पास, उसमें भी अगर आप और नीचे आना चाहते हैं तो 5% के पास, इन 72 में से 62% हिस्सा इनके पास है, 5% के पास। और 1% पे अगर आना चाहते हैं तो इनके पास इस देश की 40% संपत्ति है, 1% के पास। और लेकिन दूसरी तरफ इस देश के भीतर में जो 50% लोग जो सबसे नीचे हैं, जिनके लिए सरकार कहती है हमने जनधन खाता खुलवा दिया, हमने किसान सम्मान निधि दे दिया, हमने इस देश के भीतर में बीमा भी दे दिया, हमने तमाम सुविधाओं से उनको लैस कर दिया, बावजूद इसके दूसरे आंकड़े मत देखिए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यूनाइटेड नेशन के ही आंकड़े देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े देख लीजिए, आईएमएफ के आंकड़े देख लीजिए और बीच बीच में जिक्र कर दीजिए नीति आयोग का भी, जो बताता है कि गरीबी का मतलब इस देश के भीतर में मल्टी डायमेंशनली पुअर को अब देखना होगा। जो बिहार के भीतर हर दूसरा शख्स है, उत्तर प्रदेश के भीतर हर तीसरा शख्स है। 120 लोकसभा की सीटें हो गई, ऐसे मत गिनिए, इस तरीके से गिनिए कि अच्छा दोनों मिला देंगे तो लगभग 20-25 करोड़ लोग यहीं पर आ गए। यह हालत है। उसी स्थिति में जोड़ते चले जाइए उड़ीसा को, झारखंड को, बंगाल को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को, उत्तराखंड को, और गिनते गिनते आप कहेंगे आधे भारत की स्थिति इतनी नाजुक है। यह भारत है।
असल वोट यहीं से निकलेंगे। इस देश के भीतर में 350 सीटें जो पूरे खुले तौर पर गरीबी मुफलिसी जिंदगी की जद्दोजहद को जीते हुए परेशान है, उसी वोटर को तो इस सरकार को चुनना है या हटाना है। और उसी के भीतर सवाल है और उन्हीं सवालों को लेकर विपक्ष को समझ में आ गया कि हमको स्ट्रेटजिकली चीजों को लेकर चलना होगा, तो उसने इंडिया नाम ले लिया। और इंडिया तो यकीनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है, भारत तो राष्ट्रीय ब्रांड है। तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के आश्रय जो अंतर्राष्ट्रीय पावर होते हैं, जो किसी भी देश की राजनीतिक सत्ता को डिगाने और बनाने का काम करते हैं, जिसका जिक्र फुसफुसाहट के जरिए देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुले तौर पर होता है, क्या वह भी इससे प्रभावित होते हैं? क्योंकि इस दौर में कई सीमाएं टूटी हैं। शिक्षा के क्षेत्र की सीमाएं टूट गई, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाया, पैसे वाले बच्चों को वह भारत छोड़कर चले गए। आईआईटी पास करने वालों के आगे कोई रास्ता नहीं था, वो भारत छोड़कर चले गए। जो मिलीनियर्स और बिलीनियर्स थे, उनके लिए बिजनेस का कुछ काम नहीं हो पाया, वह भी भारत छोड़कर चले गए। और जिनको रोजगार की तलाश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलने लगी, वह भी भारत छोड़कर चले गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोग अगर भारत के बाहर बस रहे हैं, तो इसका मतलब है एक पूरा यूरोप का कोई कंट्री भारत के भीतर से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में बिखरा पड़ा है। हमने नहीं सहेजा है भारत को, हम इंडिया को भी सहेज पाने में फेल हो गए। और शायद यही वो वजह है जो 2024 की टिक टिक कर रही है। क्योंकि आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के भीतर जब आप और जाइएगा, तो यह भी समझिए जो नीचे के 50% है, यानी लगभग 70 करोड़ लोग, उनके पास नेशनल वेल्थ का सिर्फ 3% हिस्सा है। और ऊपर में बैठे हुए 10% के पास 72% हिस्सा है। बाकी बीच का आप अंदाज लगा लीजिए किस स्थिति में यह देश जी रहा है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। हिंदुस्तान के भीतर देखिए, तीसरा नाम हमारी जुबान पर आ गया। यह शब्द भी महासभा जब हो रही थी, संविधान की सभा जब बैठी थी, उसमें भी यह चर्चा हो रही थी। इस देश के भीतर में जो टैक्स की वसूली होती है, जो जीएसटी लगाया जाता है, जो खाने पीने के उस पर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स का सिर्फ 3% हिस्सा इस देश के टॉप 10% देते हैं। और 64% हिस्सा इस देश के बॉटम 50% देते हैं। यानी टैक्स वसूली भी उन्हीं से होती है जो अलग अलग माध्यमों से सरकार को रईस बनाती है, और सरकार अपनी रईसी में कोई कोताही बरतती नहीं है। इंडिया डेट इज भारत, नाम के हिस्से में चीजों को चलते चले जाइए, लेकिन भारत के भीतर के परिस्थितियां बदलेंगी कैसे, यह सवाल जब तक नहीं आएगा, तब तक सवाल तो एक ही उठेगा, क्या राजनीतिक तौर पर सत्ता को महसूस होने लगा है कि अब उसकी घड़ी की टिक टिक बज रही है, और शायद इसीलिए वह एक के बाद एक कुछ नए कदम उठाने की दिशा में बढ़ जाती है। जो जानकारी खुद निकलती है उसमें फूड और नॉन फूड आइटम पर जो निचला बॉटम 50% गरीब है, वो लगभग 64% टैक्स देता है। जीएसटी में 66% टैक्स वही गरीब देता है, और टॉप का 10% 3 से 4% देता है। मिडिल क्लास के भीतर और अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये लगभग 44% के हिस्से में, मैक्सिमम इनके हिस्से में आता है जो टैक्स देते हैं। तो इंडिया तो मजे में है, और इंडिया तो इस देश के बैंकों को कंगाल कर देश छोड़कर भाग चुका है। और उसकी भरपाई भी भारत सरकार उसी इंडिया के लिए करती है जहां पे भारत की दिशा में उसकी नजर जाती नहीं है। क्योंकि राजनीति ने भी तो अपने आप को इंडिया में तब्दील कर लिया, उसकी रईसी के आगे हर कोई तो नतमस्तक है। राजनीति भी ऐसी वैसी नहीं। जरा कल्पना कीजिए कि हर बरस सिर्फ एक इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लीजिए, 2018 में जो शुरू हुआ, आप गिनते रह जाएंगे कितने हजार करोड़ रुपए राजनीति को मिलते हैं। देने वाला कौन है? देने वाला वही इंडिया है, जिस इंडिया की रईसी को मान्यता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मिली है, और जो अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर स्थापित कर चुका है। टॉप मोस्ट 25 कॉरपोरेट का नाम लीजिए, सभी के कंपनियों के हेडक्वार्टर, सभी की कंपनियों के दफ्तर भारत के बाहर खुले हुए हैं, और औसतन हर की पहुंच और पकड़ 6 से 12 देशों में है। उसमें किसी का नाम आप ले सकते हैं, अंबानीज अडानीज तो नाम मान लीजिए चलते रहता है, आपको जिसका नाम लेना है ले लीजिए। टॉप मोस्ट 25 गुजरात के जो कॉरपोरेट हैं, उनके तमाम के दफ्तर दुनिया के अलग अलग देशों में, 6 देशों में फैले हुए। हम भारत को लेकर लड़ाई और इंडिया को लेकर जिक्र आज करने बैठे हैं।
जब हम आपसे पॉलिटिकल फंडिंग जो देते हैं 2018 में 1054 करोड़, 2019 में 5059 करोड़, जब कोविड काल आया तब तो शांति रही कम से कम सिर्फ 363 करोड़, लेकिन 2021 में 1501 करोड़, 2022 में 3703 करोड़, 2023 जो अभी तक 6 महीने जुलाई तक के वक्त को लीजिए 2090 करोड़। यह सब पॉलिटिकल फंडिंग जो कॉरपोरेट ने दी है। लेकिन सवाल उसके आगे का है, इस दौर में जो पॉलिसीज देश के भीतर में आई है उसने इस देश के भीतर में कैसी तबाही पैदा की है। हम सीधे छलांग मारकर उस भारत में जाएं, हमको लगता है इंडिया और भारत के बीच भी एक बड़ा समाज रहता है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, और भारत के भीतर में जो कॉरपोरेट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनके बीच में भी एक स्टार्टअप की दुनिया भी है। आप जरा कल्पना कीजिए कि स्टार्टअप की दुनिया में इसी बरस 2023 में 36% फंडिंग की कमी आ गई, और जो पीडब्ल्यूसी है उसका डाटा बतलाता है कि स्टार्टअप की जो फंड रेजिंग होती थी जनवरी से जून अगर 2022 में देखिएगा तो लगभग 48-59 हजार करोड़ की थी, जो घटकर 30-31 हजार करोड़ पर आ गई। फंडिंग भी घट गई, मार्केट के भीतर लिक्विडिटी की कमी आ गई, 1400 कंपनियां बंद हो गई, 91,000 कर्मचारियों को पिंक स्लिप दिया गया, और फैक्ट यह है कि फैक्ट्री से भी 30,000 लोगों को निकाला गया। जो $1 बिलियन के साथ कंपनियां इस देश के भीतर में स्टार्टअप के जरिए चल रही थी, सभी में कर्मचारियों की कमी गई, और एक से एक कंपनी, उसमें आपके नामी कंपनियां बायजूस, अनअकैडमी, ब्लिंकिट, मैशो, वेदांतु, ओयो, ओला, कार24, उड़ान, ये सभी कंपनियों में कमी गई, और स्थिति ये आ गई कि एग्रीटेक हो, लॉगिटेक हो, फिनटेक हो, एडटेक हो, D2C, एको हो, 70% ले ऑफ हुआ, और इनडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयमेंट देने की स्थिति में इस देश के भीतर में नई परिस्थिति आ गई। क्यों? सिस्टम नहीं है, और सिस्टम है तो सिर्फ ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट के हवाले करने हैं, जो इंडिया अपने तौर पर मौजूद है। और शायद इसीलिए इस देश के भीतर में जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की दिशा में जाएंगे, और एक क्षण के लिए चूंकि हमने भारत का जिक्र किया है, उस भारत के भीतर में महिलाओं की तादाद बड़ी है। 46 करोड़ वोटर इस देश की महिलाओं के भीतर का सच जानना चाहते हैं आप? क्या स्थिति है? दिहाड़ी मजदूरी करने वाली 46 करोड़ में से 1,85,00,000 महिलाएं इस देश में है। किसानी से जुड़ी हुई लगभग 70 लाख महिलाएं हैं। जो सैलरी से कमाती हैं उनकी संख्या सिर्फ 89-90 लाख ही है, और जो बिजनेस करती हैं उनकी संख्या 38 लाख है। सबको जोड़ दीजिएगा तो ये कुल मिला के 3,82,00,000 महिलाएं ही इस देश में काम करती हैं, यानी कुल महिलाओं का सिर्फ 8.4%। और जिक्र हो रहा है कि महिला आरक्षण भी आ जाएगा, और महिलाओं को राजनीतिक तौर पर आश्रय भी मिल जाएगा। इस देश की राजनीति पॉलिसी में कभी भारत की तरफ देखा गया है? बहुत मुश्किल सवाल यह इसलिए धीरे धीरे बड़ा हो रहा है क्योंकि जब आप यह भी समझें राजनीति कैसे करवट इस देश के भीतर ले रही है, तो जानकारी आज ही निकल कर आई कि अगर यह सरकार चुनाव हार जाती है तो एक झटके में भारत का जो शेयर बाजार है वो 40% तक नीचे आ जाएगा। मॉर्गन स्टैनली की आज की रिपोर्ट है, वो बताती है कि शेयर बाजार 10% कुलांचे इसने मारे हैं, और अगर मोदी सरकार 2024 में जीत जाएगी तो 5% और ऊपर चला जाएगा, और मोदी अगर हार जाएंगे तो 40% नीचे आ जाएगा। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी सब मान चुके थे चुनाव जीतेंगे, हार गए तो एक ही दिन में 17% शेयर बाजार नीचे आ गया। लेकिन 2023 में इसने 7% की छलांग शेयर बाजार ने लगाई है। तो जो इंडिया है उसकी आय बढ़ रही है, उसके तौर तरीके अपने तौर पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिजनेस का सिस्टम नहीं है। तो जिनके पास पैसा है वो बिजनेस करने के लिए बाहर जा रहे हैं, यानी इंडिया शब्द को लेकर जा रहे हैं। और इस देश के भीतर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह शब्द भी इस दौर में बैंकों के भीतर बदहाली का कारण और लूट का कारण तो नहीं बन गया, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में एनपीए इस दौर में निकला और लौट के नहीं आया, जितनी बड़ी तादाद में सरकार ने एनपीए को माफ कर दिया, रईसों के कर्ज को माफ कर दिया, और जितनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के भीतर भारत की परिस्थिति में जीते हुए किसानों के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया, किसी की बकरी उठा ली गई, किसी के जमीन के दस्तावेज नहीं लौटाए गए, किसी के घर के दस्तावेज ले लिए गए, किसी के गाय बछड़े को ले लिया गया। यह इस ग्रामीण भारत का सच है। वहां पर कर्ज लीजिएगा तो आपको बख्शने वाला
कोई नहीं है, राहत रियायत कोई नहीं देगा। लेकिन जब आप रईस हैं और इंडिया के जरिए दुनिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पासपोर्ट मिलता है और उसके बाद जब चलते हैं भारत का पासपोर्ट, इंडिया का पासपोर्ट, वो शब्द रहता है। और आरबीआई अपने तौर पर वह भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और खुद 2014 के बाद से मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया नहीं, आपको जानकर हैरत होगी कि लगभग 119 कार्यक्रम ऐसे लॉन्च किए गए जिसमें इंडिया शब्द 2014 के बाद से प्राइम मिनिस्टर ने इस देश में लॉन्च किया है। कुल लगभग 225 योजनाओं को लॉन्च किया है जो अपने अपने तरीके से फैलते हैं। लेकिन बावजूद इसके इंडिया डेट इज भारत को लेकर अगर शोर है तो सवाल ध्यान भटकाने भर का नहीं है। इस देश की साथ खिलवाड़ की परिस्थिति है, जहां पर चीजें संभलनी और संभालनी चाहिए वहां से आंखें क्यों मूंद ली गई। और राजनीति क्या इस देश में इतनी ताकतवर हो गई है कि वह लोगों की भूख से बड़ी हो गई, लोगों की बेरोजगारी से बड़ी हो गई। और ऐसी परिस्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर दिया गया जहां पर भारत की खामोशी और इंडिया की चकाचौंध ही इस देश को अपने तरीके से हाँकने की स्थिति में आ जाए और भारत खामोशी से चीजों को देखता समझता रहे और कुछ ना बोल पाए। ऐसी परिस्थिति तो आ गई है। और इसीलिए राजनीतिक तौर पर जिन शब्दों को उछाला जाता है और हर दिन उठते ही एक नए शब्द क्वाइन किए जाते हैं और भारत की समूची डेमोक्रेसी के चारों पिलर उसकी दिशा में दौड़ जाते हैं, इससे खतरनाक स्थिति कब थी? संविधान सभा ने ऐसा तो नहीं सोचा था कि लोकतंत्र के भीतर चारों पाए एक सरीखे हो जाएंगे। वो चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे विधायिका हो, चाहे मीडिया हो, सबकी दिशा एक होगी जहां पर सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हुए सत्ता को बनाए और टिकाए रखने के लिए ही सारे यंत्र खेले जाएंगे। और उसी डिजाइन में देश तो चेक एंड बैलेंस था कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर। कॉन्स्टिट्यूशन की हर परिस्थिति किसी को भी तानाशाह बनने से रोकती है। वो बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मतलब क्या होता है, स्वायत्त इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है। लेकिन इस दौर में सारी चीजें गायब हो गई और सारी चीजें जब गायब हो गई तो इंडिया डेट इज भारत पर मामला आकर टिक गया। इससे ज्यादा विभत्स स्थिति और क्या हो सकती है? इस देश को तो ठीक कीजिए, रूल ऑफ लॉ तो इस देश में हो जाए, विशेषाधिकार किसी को ना मिले। क्योंकि इसके भीतर जब आप जाएंगे, जब हम आपसे शेयर बाजार का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज और समझिए कि जगह जगह पर किसानों की मंडी में स्ट्राइक हो जाती है जो भारत का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के भीतर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, समूचे 230 मंडी में स्ट्राइक क्यों हो गई? क्योंकि शुल्क आप ज्यादा वसूलते हैं, हम उस शुल्क को कम करना चाहते हैं। 40,000 व्यापारियों ने अनाज की खरीदी बंद कर दी सिर्फ मध्य प्रदेश में। वह तो आपकी सत्ता का राज वहां पर है। लेकिन ये बातें निकलकर इस देश के भीतर से नहीं आती है जो किसान जिन मुश्किल हालातों में रहता है। तो एक क्षण आखिरी परिस्थिति में इस देश के युवाओं के कंधे पर क्या 2024 का बोझ डाल दिया जाए? क्योंकि सच ये है 2016 में 63% रोजगार जो था वह 15 से 44 की उम्र के बच्चों के पास था, जो घटकर 50% के नीचे 47% पर आ गया है, जो सीएमआई का डाटा बताता है। और 45 की उम्र से ज्यादा 37% लोग काम करते थे 2016 में, वो बढ़ते बढ़ते 50 पहुंच गए। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जो बेरोजगारी इस दौर में आई, रोजगार छीनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसकी गाज युवाओं पर गिरी और गिरते गिरते ये परिस्थिति में आकर भारत के भीतर का युवा खड़ा हो गया कि उसके पास रोजगार है ही नहीं। इस देश में कुल काम करने वाले 40 करोड़ 58 लाख लोग हैं। उसमें से जो युवा तबका, जो अगर बांटिएगा 3 हिस्सों में, तो आपको जानकर हैरत होगी 18 से 25 के बीच में सिर्फ 3 करोड़ के पास रोजगार है। 25 से 44 के बीच में 17 करोड़ 60 लाख के पास रोजगार है। और 45 बरस से ज्यादा उम्र के लगभग में 20 करोड़ के पास रोजगार है। एक्यूरेसी है 19 करोड़ 96 लाख। ये मैसेज क्या है? युवा भारत के भीतर में युवाओं के पास काम नहीं है। जिस भारत को हम जीना चाह रहे हैं उस भारत की बदहाली और मुफलिसी पर सरकार का ध्यान नहीं है। और हम इंडिया और भारत के बीच इस देश को फांस कर इंडिया के लिए पॉलिसी, उसकी राहत रियायत का इसलिए बनाते हैं कि पता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी पूंजी से चलती है और पूंजी वाले तबके को हमें और राहत रियायत देनी है जिससे वह कुछ भी खर्च करे तो इस देश के बाकी 50% का पेट तो भर जाए। क्योंकि इस देश में 1% लोगों के पास जितनी संपत्ति है
उतनी संपत्ति इस देश के 55-57% लोगों के बराबर की है। तो उसके घर से निकला हुआ एक दाना भी कितनों का पेट भर देगा, यह भारत की इकोनॉमी का सच है। और इसमें जब आप संविधान की कॉपी उठाएं और पढ़ें और सोचें कि संविधान सभा में क्या चर्चा हो रही थी, तो उसमें इस बात का जिक्र कहीं नहीं था कि इतनी असमानता भारत के भीतर होगी। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, यह संविधान भी धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने इस देश में आर्थिक समानता नहीं लाई, तो राजनीति सब कुछ खत्म कर देगी और सारी परिस्थिति हमारी आंखों के सामने खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।